अगर आपको गोरा होना है असल में अगर आपको गोरा होना है, क्या पाम ऑयल बैड है? आंसर इज यस। ये खा रहा था मैं अभी, इसमें देखते हैं पाम ऑयल है कि नहीं है इसमें। सबको पोलियो का वैक्सीन देते जाओ, हो या ना हो। सबको ये वैक्सीन दे दो, सबको वो वैक्सीन दे दो। ये आज की वीडियो में जब राजीव दीक्षित जी सही होंगे तब मैं ये करेले का जूस नीम वाला, बिलीव मी मैंने ट्राई किया है, मुझे पीना पड़ेगा। इस जामुन पे मत जाना भाई, ये नीम और करेले का ही केवल और केवल जूस है। लेट्स स्टार्ट इट। एक और चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग नामों से बाजार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं। कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा 2 महीने के 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती हैं। द सेंट्रल आइडिया वुड बी कॉस्ट एंड बेनिफिट। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन जा सकती है कि मॉडर्न केबल और केबल मच्छरों के लिए बुरी है, आपके बच्चों के लिए बुरी नहीं है, एंड दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन ये आइडिया तो हम लोग तो फंडामेंटली समझते हैं ना कि हर चीज़ रॉन्ग है, कंटेक्स्ट मैटर करता है हम उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम गोज़ फॉर फीवर कम मात्रा में बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह है और ज़्यादा अगर हुआ वो तो आपको भी नुकसान कर सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया को मार रही हैं तो वो हमारे गुड बैक्टीरिया को भी मारती हैं, तो इट्स अ ट्रेड ऑफ। तो मॉस्किटो के साथ में भी हम ट्रेड ऑफ ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे के इन्फेक्शन से, डेंगू से, मलेरिया से, मॉस्किटो से मरने की संभावना इतनी ज़्यादा है कि 2025 में आज के दिन मच्छरों से तकरीबन 3000 लोग मरने वाले हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मच्छरों को भगाने वाला धुआं बिल्कुल इस्तेमाल ना करना या थोड़ा रिस्क लेना जिससे आपका बच्चा मर सकता है? लेकिन विदाउट एनी डाउट बच्चों के लिए वो सेम धुआं जो इंसानों के लिए हो सकता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर मैं एनेस्थीसिया लेता हूँ तो एनेस्थीसिया में मेरा 70 किलो का वज़न में जो केमिकल इस्तेमाल होगा उसका बहुत कम किसी बच्चे को अगर एनेस्थीसिया देना होगा तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब है कि जो सेम धुआं मुझे उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बच्चे का साइज़ छोटा है, वो सेम मॉर्टिन का धुआं उसको ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और अगर लोगों को लगता है कि मॉर्टिन का धुआं केवल और केवल मच्छर को नुकसान करेगा, बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, तो वी नीड टू कम्युनिकेट बेटर। मॉस्किटोज जनरली हमारे CO2 जो हम निकालते हैं और बॉडी हीट उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इवोल्यूशन के अंदर में हम दोनों की लड़ाई चली है और इंसानों ने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया है जिससे मच्छर उनसे रिपेल हों, और मॉस्किटो ने ऐसा काम करना शुरू किया है कि अगर वो मेरे शरीर में मुझे इन्फेक्ट करवा देते हैं किसी भी तरीके से, तो मैं ऐसे मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा जो मच्छरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो कौन जीता? आई नो कि मैं इस बात को इस तरीके से कैलकुलेट करूँगा कि एक्चुअल में समाज में ज़्यादातर लोगों को अगर पूछा जाए कि बताओ कि तुमको पता था कि ये पर्टिकुलर धुआं बच्चे को भी नुकसान कर रहा है, तो वो ज़्यादातर बोलेंगे कि नहीं, हमको तो लगता था केवल मच्छर को नुकसान करेगा। केवल इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए आई विल से कि ही इज़ राइट। तो मुझे पीना पड़ेगा 10 ml, क्योंकि कई बार पी सकते हैं। ओके 10 ml। ऐसा होने वाला है क्या भाई? महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है ये निरापद नहीं है, इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं, और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है, ब्लैक होल थ्योरी। आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी। ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है, स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल थ्योरी। लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले वेवर हैं, और वही उसके जीवन का कारण है। कभी कभी हम अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में अपने एक्चुअल साइंटिस्ट, अपने एक्चुअल थिंकर्स को क्रेडिट देना भूल जाते हैं।
हमारे चंद्रशेखर जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी, जिन्होंने असल में ये बताया कि किसी पर्टिकुलर स्टार का मास सूरज से कितने गुना ज़्यादा हो तो वो गारंटी के साथ ब्लैक होल बनेगा और नहीं है तो नहीं बनेगा, उन्होंने असल में बताया कि क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर स्टार ब्लैक होल बनता है। और ये कितना आयरॉनिकल है कि हमको देना चाहिए था यहाँ पर क्रेडिट चंद्रशेखर को कि ब्लैक होल के पूरे आइडिया में उनका कितना बड़ा योगदान है कि उनको नोबेल प्राइज़ तक अवार्ड हुआ इस अपने आइडिया के लिए। चंद्रशेखर लिमिट ये शब्द बड़ा पॉपुलर है। और जहाँ तक बात है स्टीफन हॉकिंस की, स्टीफन हॉकिंस वैसे बहुत सारे लोग थे जिनका योगदान रहा, मतलब कि एक्चुअल में तो सबसे पुराना हमारे आइंस्टीन भाई साहब ही रहेंगे, बट लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने असल में ये बताया था कि ब्लैक होल पूरे ब्लैक नहीं है। ब्लैक क्या होता है? ब्लैक वो पर्टिकुलर चीज़ होती है जो किसी भी पर्टिकुलर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ में जो भी विबग्योर है उसको सारे को ले ले, या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है अभी उसकी बात कर लेते हैं, उसको ले ले, कुछ भी छोड़े ना, तभी तो वो ब्लैक है। उन्होंने तो ये बताया कि ब्लैक होल पूरी तरीके से ब्लैक होल नहीं है क्योंकि वो रेडिएट करता है, वो कुछ चीज़ बाहर निकालता है। जिस तरीके से चंद्रशेखर के नाम पर हमारे पास चंद्रशेखर लिमिट है, उसी तरीके से स्टीफन हॉकिंस के नाम पर हमारे पास हॉकिन रेडिएशन है, रेडिएट करना, बाहर निकालना। तो अगर कुछ बताया है स्टीफन हॉकिंस ने तो ये बताया है कि ब्लैक होल पूरे तरीके से ब्लैक नहीं है, और एटलीस्ट इस वाले के लिए तो मैं बच गया। थैंक यू। रंग अच्छा करना है ना गोरा, हड़द नियमित रूप से दूध में कोई भी पिएगा रंग एकदम गोरा हो जाए, एकदम साफ। हड़द से ही होता है और किसी से नहीं। टुडे विल डू गेट रेडी विद मी। अगर आपको गोरा होना है, असल में अगर आपको गोरा होना है तो एक्चुअली में दो पर्टिकुलर चीज़ें काम करती हैं जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दैट वन विल बी कि सबसे पहले जितने भी लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे साबुन ही क्यों ना हो, चाहे रिन का साबुन ही क्यों ना हो, वो रिन का साबुन आपके जो सबसे टॉप की डेड लेयर है उसको हटाने की कोशिश करेगा, और अगर उसके हटने से आपका बॉटम में एक सेंट्रल कलर होता है, सबका एक बेसिक कलर होता है जो जितने मैक्सिमम गोरे हो सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम गोरा होना उनके जेनेटिक्स से तय होता है। तो और जैसे जैसे आप धूप में रहते हैं, यूवी का सामना करते हैं, वैसे वैसे सेल डैमेज होती है। जैसे ही सेल को पता चलता है कि वो डैमेज हो रही है, वो मेलानिन बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि मेलानिन आपको एक्चुअल में यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो लोग यूवी प्रोटेक्शन वाली क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उस यूवी से इंजर हो करके आपकी सेल मेलानिन प्रोडक्शन को ना बढ़ा दे। तो इनडायरेक्ट सेंस में यूवी भी आपको प्रोटेक्ट करता है। वैसे ये मेरी गर्लफ्रेंड की है हमारी ही बहुत क्या इसके अलावा जिस तरीके से आप लोहे का जूना, लड़के लोग लोहे का जूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही लड़कियां लोग जो हैं वो केमिकल पीलर का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड। तो वो क्या करता है कि सबसे ऊपर की जो लेयर होगी सेल की उसको निकाल देगा, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के अलावा कई ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जो आपको आपके मेलानिन पिगमेंट के सिंथेसिस को रोकते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अच्छे खासे हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है ना। तो जैसे कि बाल उड़ने की या बाल को रोकने की डिमांड सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड के। उसके बावजूद वो मार्केट में बिक रही है क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर का है वो पर्टिकुलर पार्ट। इसके अलावा जैसे ऐसे केमिकल्स जो बेसिकली आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकेंगे, जैसे हाइड्रोक्विनोन्स, और लोग हैं ओवर द काउंटर वाली मेडिसिन में भी हाइड्रोक्विनोन्स वगैरह डाल करके देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे पर्टिकुलर ड्रग्स अगर किसी के दाग धब्बे हो गए बहुत तगड़े तरीके वाले तो फिर वो टॉपिकल फॉर्म में आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के ज़रिए ही मिलेगी। बाकी डर्मेटोलॉजी पे हमारी अगली सीरीज़ भी आएगी। तो क्या उससे गोरा हुआ जा सकता है जो सर ने बताया? नहीं, उससे गोरा नहीं हुआ जा सकता। गोरा होने के लिए अगर तुम उतने मैक्सिमम गोरा हो सकते हो जितना जेनेटिक्स तुमको अलाउ करती है, और वो उसके लिए 3 कॉम्बिनेशन जो मेरे हिसाब से अभी बेस्ट रहेंगे।
वुड बी एक यूवी प्रोटेक्शन, एक केमिकल पीलर, एक मॉइस्चराइज़र तो है ही है, और लोहे का जूना, सॉरी, एक आपका केमिकल डी पिगमेंटाइज़र, मतलब हाइड्रोक्विनोन जैसी चीज़ें जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आई होप कि इसके इर्द गिर्द आप सोचेंगे कि अगर गोरा होना होता है तो कैसे होना होता है। जब जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता हूं, माइक्रो लेवल पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वर्णन उसमें हैं, इतने तरह के उपकरणों के वर्णन है सर्जरी करने के लिए, क्या आश्चर्य होता है। अगर सुश्रुत संहिता से एक एक उपकरण को निकालकर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने उपकरण हैं उससे कम नहीं है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है, फौलाद कहिए, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण भारत में हैं, सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुत। इंटरेस्टिंग बातें उनकी कुछ कि वो खुद तकरीबन रहे होंगे 2500 से 2500-2600 साल पहले, और जो हमारे पास सुश्रुत संहिता की रिटन कॉपी अगर है वो तो नेपाल की है, और वो अपने आप में भी वो डेट की गई है 1100 साल पहले की लगभग। वर्ल्ड के सारे जो मतलब रिनाउंड सर्जरी के डिपार्टमेंट्स में भी हैं अगर, तो वहाँ पर भी हमारे सुश्रुत भाई साहब की जो है वो लगी रहती है, मतलब कि प्रतिमा जो है वो लगी रहती है, डेडिकेटेड है। सर्जरी का जहाँ तक मामला है, उन्होंने जो अलग अलग मच्छर की चोंच या बगुले की चोंच, बाघ का पंजा, और उन्होंने अलग अलग जो नेचर के अंदर में वहाँ से मिमिक करना, बायो मिमिक करना, जो आज हम एक्चुअल में करते हैं। हम कोई कपड़ा बनाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो भीगे, तो उसके लिए हम हमने हर चीज़ नेचर से ही तो उठाई है। तो ये जो इक्विपमेंट्स थे वो भी नेचर के उठाए गए थे, क्योंकि हर एक देश काल का ऐसे सीज़न चलता है कि पहले वो ऊपर होता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो आप देख लो कि पहले भारत वगैरह ऊपर थे, फिर अब वो नीचे गए, अब वो धीरे धीरे हो सकता है अगले कुछ सालों में ऊपर जाएं। वेस्ट पहले बहुत नीचे था, फिर जब भारत नीचे था तो वेस्ट ऊपर था, राज किया था भाई हम पे, अमेरिका वगैरह, तो ये ऊपर आए, अब ये नीचे जाने की कगार पे हैं। चाइना भाई साहब, मतलब बीच में थोड़ा सा नीचे गया था चाइना, पहले अच्छा था, फिर बीच में थोड़ा सा बहुत उसका डिप बहुत कम था, फिर वो और अच्छा हो गया। मिस्र देख लो, मिस्र राज करता था, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आएगा। बिहार अभी बिल्कुल डूबी स्टेज में चल रहा है कि बिहार पहले बहुत बेहतरीन था, अब नीचे गया, फिर बाद में जाकर के। तो ये तो दुनिया है, साइकिल चलती रहेगी इस तरीके से। लेकिन ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दोबारा से एक घूंट पीना पड़ेगा। अरे गिर गया। I am not kidding. I'm not kidding. It's too bad. Yeah. Too bad. भाई साहब, मुझे लगता था अपन तो डार्क कॉफी वाले हैं, क्या ही बिगाड़ लेंगे, अपना मस्त पी लेंगे। जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा, तभी हृदय घात आता है। रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलिन तेल है। ये खा रहा था मैं अभी, इसमें देखने में पाम ऑयल है कि नहीं है। इसमें लिखा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड, कॉर्न, पामोलिन, ग्राउंडनट, राइस ब्रांड। दुनिया में 1-2 तेल छूट गए हों तो वो भी डाल देते हल्दीराम वालों, ये भी क्यों तुमने इतना एहसान कर दिया हम पे। लोग ये भी करते हैं, पाम ऑयल को ना मतलब कि पामोलिन लिख देंगे या कुछ ऐसा लिख देंगे, शुगर को कुछ और अलग अलग तरीके से शब्दों सिमिलर शब्द लिख देंगे ताकि लोग उसको पता ना कर पाएँ या पढ़ ना पाएँ। आई विल ट्राई कि आज कुछ एक्चुअल में नया नज़रिया मिले पाम ऑयल को लेकर के। ओके, शुरू करें अगले कुछ 5 मिनट। ओके, पहले तो तुम्हारे घर में जितने भी ऑयल हैं उनकी एक मेंटल इमेज बनाओ। घी है तो घी सर्दी में सॉलिड हो जा रहा है, तुम्हारा सरसों का तेल लिक्विड है, तुम्हारा आंवला लिक्विड है, जो भी तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इमेज बनाओ लिक्विड है। अब इनको ज़रा कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखते हैं।
तो इंडिया में जब भी लोगों को पूछो क्या है वर्स्ट ऑयल क्या है, तो लोग बोलेंगे वर्स्ट ऑयल है पाम ऑयल। बोले कि गुड बेस्ट ऑयल कौन सा है, बोले कि बेस्ट ऑयल हम जो इस्तेमाल करते हैं कोकोनट ऑयल अच्छा है। अब आयुर्वेदा वाले तो वैसे ही पगला जाते हैं, तो हाँ अरे कोकोनट ऑयल तो भाई साहब गजब, मतलब गजब। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एनिमल फैट होता है वो थोड़ा सा सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड फैट क्या होता है कि सर्दी में जम जाते हैं क्योंकि सैचुरेटेड है, हाइड्रोजन भरा पड़ा है उनके अंदर में। हाइड्रोजन अगर भरा पड़ा है तो वो एक दूसरे से पैक बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। तो एनिमल में देख लो, तुम घी देख लो, घी क्या हो जाता है बढ़िया तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लाड वगैरह जो अलग अलग एनिमल से निकाले गए ऑयल हैं वो सर्दी में जम जाएंगे। तुम अपने घर में कोई भी वेजिटेबल ऑयल सोच लो, तुमको सारे वेजिटेबल ऑयल क्या मिलेंगे। आंवले का तेल लिक्विड रह रहा है, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सेसमीड ऑयल, तिल का तेल, जो भी है जितने भी तेल हैं वो सारे के सारे तुमको लिक्विड नज़र आ रहे हैं। कौन से वाले? प्लांट वाले। लेकिन उसके अंदर में केवल ये दो एग्जाम्पल पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, याद करो कि ये दोनों के दोनों सॉलिड नज़र आते हैं। मतलब तुम्हारे घर में केवल कोकोनट ऑयल है जो कि प्लांट बेस्ड है, जो कि सर्दी में जम जाता है। लोगों के दिमाग में पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जबकि असल में देखा जाए तो पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, एक जिसको सबसे ज़्यादा बुरा माना गया और एक जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया, ये दोनों एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाओ पाम ट्री की, जो भी है, तुमको देखा है नहीं देखा है, पाम ट्री की बनाते हैं ना सीनरी में। अच्छा, अभी एक मेंटल इमेज बनाओ उसी तरीके से कोकोनट ट्री की और दोनों के फ्रूट निकाल दो। अब तुमको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों सेम से लग रहे हैं क्या तुम्हें, है ना, कि कितने ज़्यादा सिमिलर हैं। और दोनों हम जिस तरीके से इन दोनों को ट्रीट करते हैं, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल को, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वन ऑफ द चीपेस्ट, ये वन ऑफ द महंगा। एक फन फैक्ट बताऊँ, तुमको मालूम है सोडियम लोराइल सल्फेट जो सब लोग कैंसर चिल्लाते रहते हैं, वो पाम ऑयल से ही बनता है। और ये बात अगर आयुर्वेदा वालों को पता चलेगी तो वो अगली बार से बोले देखा बोला था ना कि यही करता है, पाम ऑयल ही कैंसर करता है, वो भी सोडियम लोराइल सल्फेट भी वहीं से आ रहा है, वो भी कैंसर करता है। क्या पाम ऑयल बैड है? आंसर इज़ येस, एनवायरनमेंट के लिए। एक तो मोनोकल्चर इतना बायोडाइवर्सिटी बर्बाद किया ना अफ्रीकन कंट्री से या इधर की साइड से, जितना भी वियतनाम, नीचे की हमारी ट्रॉपिकल वाली कंट्रीज़ है, वहाँ से सारा का सारा पाम ऑयल आता है और मोनोकल्चर हो गया है। डिफॉरेस्टेशन और एंगोटैन बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए इसकी वजह से, और हैबिटाट का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मोनोकल्चर की वजह से धरती का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो पाम ऑयल में कंपैरेटिवली इंडियंस को समझाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनको दिखाया जा सकता है कि देखना भाई कि ओके कि तुम्हारा घी है, तुम्हारा मक्खन है, ये सब सॉलिड हो जाते हैं और कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल सॉलिडिफाई हो जाता है। तो क्या हमारे पास जो अल्टरनेटिव है पाम ऑयल का वो बहुत ज़्यादा बेटर है? नहीं। सभी ऑयल्स का इस्तेमाल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बेसिस पर आप बोलते हैं, लेकिन वो अंतर इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ओवरऑल आप बस फ़ैट को थोड़ा सा कम करें। जस्ट मेक श्योर कि फ़ैट में आप इसेंशियल फैटी एसिड ले रहे हो, क्योंकि अकेली प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द बॉटम लाइन। अगर तुमने पाम ऑयल को विलेन बनाया तो तुम घी को हीरो बना दोगे, और तुमने घी को हीरो बनाया तो तुम दिन में 12 चम्मच खाओगे, एंड दैट इज़ बैड। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है, और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना। खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं, और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। पहला क्लेम, क्या चाय एडिक्टिव हो सकती है? यस, बिल्कुल।
चाय एडिक्टिव भी हो सकती है, और चाय को जो हमने उसका देसीपना निकाला है कि अंग्रेज़ों ने हमें चाय दी और हमने अंग्रेज़ों से बदला ये बोल कर के लिया कि बेटा देखना तुम्हारी चाय का ना उसमें च नहीं छोड़ेंगे। हमारे घर में जो मिल रहा था, वह अदरक बच गया डाल दो, दूध है अरे दूध तो हर घर में होता है डाल दो, अच्छा उबालो मतलब काढ़ो इसको ज़रा कढ़ाई मतलब कि बेहतरीन तरीके से। तुम लोग काढ़ते नहीं हो, हम काढ़ देंगे। घर के बाहर जाओ बेटा देखो कौन सा पौधा लगा हुआ, तुलसी, बोला डाल दो। कहते दालचीनी डाल दो, गरम मसाला डाल दो, मसाला चाय डाल दो। हमने उनकी चाय का च अलग कर दिया, य अलग कर दिया। मगर कमिंग बैक टू द साइंस ऑफ इट, तो अगर सर ने 3 चीज़ों का नाम लिया, कैफीन, निकोटीन और टैनिन, तो ये तीनों चीज़ें तो मिलती ही हैं टी के अंदर में, मगर निकोटीन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होगा और मिलते जुलते कंपाउंड्स, क्योंकि अगर आप नाम भी सुने तो सबके नाम सेम से सुनाई दे रहे हैं ना, टैनिन, निकोटीन, कैफीन। और सुनिए आगे बढ़िए, फिर उसका आपको पता चलेगा कि और प्लांट्स में जो होता है ना मॉर्फिन, और जो आप खांसी की दवा में लेते हैं कोडीन, ये भी सेम से लग रहे हैं, क्योंकि ये हैं ही एक दूसरे के डेरिवेटिव। एक इंटरेस्टिंग साइंस ये है कि ये क्यों पेट का एसिड बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो साइंस है वो ये है कि भाई हमारे पास अलग अलग तरीके के टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, हम पहचानते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है क्या गलत है। उसमें से बिटर है, बिटर कोई एक चीज़ नहीं है, हज़ारों चीज़ें हमें बिटर साउंड टेस्ट कर सकती हैं, और हमारा टेस्ट सिस्टम हमें बचाना चाह रहा है, अवगत कराना चाह रहा है, आगाह कराना चाह रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए शायद जहर हो सकती है, इसको ना लिया जाए, दिस इज़ बिटर। और अगर गलती से आपने उसको खा भी लिया तो इसका मतलब है कि आपने किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाया होगा, आपने वो कोई फंगस खाया होगा आपने। और अगर आपके पेट का एसिड बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कड़वा बता रहा है उसके टॉक्सिक होने को, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं फंगस या बैक्टीरिया के पास में, अगर वो आपके शरीर में दाखिल होने वाली हैं तो इट मेक्स टोटल सेंस कि एसिडिटी को बढ़ा दिया जाए ताकि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फंगस मर सकें। तो यस, इसकी वजह से आपको चाय वालों में एसिडिटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, बट दिस इज़ द साइंस ऑफ इट। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू, भाई साहब मैं बता नहीं सकता, इट इज़ गिविंग मी सो मच अवर्जन, इतना अवर्जन आ रहा है मुझे कि मैं सच में नहीं पी पा रहा हूँ इसको। इट इज़ मतलब आई एम रिग्रेटिंग इट, बिल्कुल आई एम रिग्रेटिंग इट, टोटली आई एम रिग्रेटिंग इट। क्यों, दीज आर माय रियल एक्सप्रेशंस। टू बैड, बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा भाई, बहुत बुरा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो मैंने आपसे कहा कि 350 से ज्यादा कीटाणु और जीवाणुओं को मारने की ताकत अकेले सूर्य में है। तो उन इलाकों में जहां सूर्य है नहीं, वहां सभी तरह के जीवाणु और सभी तरह के कीटाणु पनपते हैं। तो उन देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ही होती है। तो इसलिए यूरोप में क्या होता है, कोई भी छोटी सी बीमारी या महामारी आई तो सबको टीके लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। कारण क्या है कि वो एक वायरस और एक बैक्टीरिया जो मर सकता है सूर्य की तेज रोशनी में, है ही नहीं वहां पर, तो वो तो फैलने वाला है, बढ़ने वाला है, तो दवा देके ही उसको रोक पाएंगे। अब हम उनकी नकल करके भारत में भी यही शुरू कर देते हैं, मास वैक्सीनेशन। सबको हेपेटाइटिस बी के टीके लगाओ, हो या ना हो। सबको पोलियो का वैक्सीन देते जाओ, हो या ना हो। सबको ये वैक्सीन दे दो, सबको वो वैक्सीन दे दो। ये उनकी नकल करके हमने अपने देश में जो शुरू किया है, ये अपना ही सर्वनाश करने का काम हम कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, एक तो फालतू खर्चा हम करते रहते हैं, दूसरा हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को क्षमता दे रखी है बीमारी से लड़ने की, और जो वैक्सीन या दवा हम लेते हैं वो हमारी उसी क्षमता को प्रभावित करती रहती है। तो अंतिम दुष्परिणाम ये होता है कि आपने जिन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाए, थोड़े दिन के बाद ये बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने लगती हैं। ओके, तो ये वीडियो अब तक की सबसे, आज की एटलीस्ट सूडो साइंस की वीडियो की सबसे ज़्यादा सूडो साइंस वाली वीडियो है। ये है हमारा सूरज, ओके, और ये है हमारे धरती पे मिलने वाले अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया दोनों तरीके के होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाएं और ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएं। तो उसमें काजू, किशमिश, बादाम, अलग अलग तरीके के बेरी, ये डिनोट कर रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं। अगर सर कहते हैं कि सूरज के पास ये ताकत है कि वो इतने तरीके के कीटाणुओं को मार सकता है, इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि सूरज के पास ये ताकत है पहचानने की कि कौन सा बैक्टीरिया इंसानों को नुकसान पहुंचाता है और कौन सा नहीं, क्योंकि सूरज तो भाई उन कीटाणुओं को मार रहा है ना जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो
जो कि नहीं है। सूरज अगर मारता भी है तो सबको मारेगा, और सूरज की कोई दुश्मनी नहीं है। सूरज केवल और केवल डिहाइड्रेशन से, हायर टेम्परेचर से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि उस एनवायरनमेंट में एक खास तरीके के बैक्टीरिया पनपते हैं, और जब एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है, कम सूरज वाला होता है, तब अलग तरीके के बैक्टीरिया पनपते हैं। हमारा सूरज भेदभाव नहीं करता है कि इसको बैक्टीरिया को मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे, इनको फ़ायदा देंगे, उनको फ़ायदा नहीं देंगे, वो बस चमक रहा है। राजीव दीक्षित जी समर्थन करते हैं होम्योपैथी का, और होम्योपैथी और मॉडर्न साइंस में अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह जहां हम दोनों एग्री सा करते हुए नज़र आते हैं, वो है वैक्सीनेशन के या फिर इम्यूनाइजेशन। कोई बैक्टीरिया अगर मेरे शरीर में आ जाए तो मेरा बैक्टीरिया उससे लड़ने की ताकत जनरेट कर सकता है। वैक्सीन अगर मैं किसी को लगा दूं, पोलियो के लिए एक तो बोल रहे हैं कि है कि नहीं है, डज नॉट मैटर, देनी पड़ती है शुरुआत में ताकि ना हो। जिस तरीके से होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि जो लाइक क्योर्स लाइक, कि जो चीज़ तुमको डिजीज़ करवा रही है वही चीज़ है जो तुम्हें उससे बचाएगी। और मॉडर्न मेडिसिन में यही तो है कि अगर मुझे इलाज ढूंढ रहा है कोरोना वायरस का, तो मैं कोरोना वायरस के ही स्पाइक प्रोटीन्स लेकर के मैंने अपने शरीर में डाल दिए, जिससे कि मैंने अपने शरीर को ट्रेन किया। तो लाइक क्योर लाइक के करीब अगर कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन। और इन दोनों को मिला करके ये कहना कि इंडियंस को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर धूप अच्छी पड़ती है। भारत में धूप पड़ रही है पिछले 2 लाख सालों से, जब से इंसान है, और पोलियो भी तब से है। लेकिन जब से पोलियो की वैक्सीन आई है ना, और अब जा कर के हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। हमारे देश में अब नए पोलियो के केसेस नहीं आते हैं क्योंकि पोलियो की वैक्सीन है। सूरज चमक रहा है पिछले 2 लाख सालों से, मतलब चमक तो उससे भी ज़्यादा से रहा है, लेकिन इंसान तो 2-3 लाख साल से ही है ना। इस पे तो मैं नहीं पीने वाला हूँ। तो ये था हमारा पार्ट 1, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की चीज़ों को जानने, समझने, बूझने के लिए, तो नीचे आपके पट्टी चली रही थी, आपने देख ही लिया होगा कि ज्वाइन अगर आप करेंगे तो खूब सारा मटेरियल एग्जिस्ट करता है आपके सीखने के लिए। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 या दूसरे व्यक्ति के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।